हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। हम बात करेंगे यहाँ पर पादप और जंतुओं के संरक्षण के बारे में। ठीक है, कंजर्वेशन यानी कि संरक्षण। तो चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। चैप्टर में हम समझेंगे, क्योंकि आप समझ रहे हैं प्लांट्स और एनिमल्स से रिलेटेड है, क्योंकि आप बायो वाला जो सेगमेंट है, बायो वाला जो पोर्शन है, उसे हम डिस्कस कर रहे हैं। प्लांट्स और एनिमल्स की यहाँ पे बात हो रही है, लेकिन प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में हम क्या पढ़ रहे हैं, सबसे पहले वो समझना है। हम बात कर रहे हैं सबसे पहले यहाँ पर कंजर्वेशन यानी कि संरक्षण के बारे में। क्या होता है संरक्षण, ये समझेंगे। ठीक है, संरक्षण क्या होता है, देन समझेंगे संरक्षण क्यों किया जा रहा है। कोई तो रीजन होगा संरक्षण करने के, क्यों हमें आवश्यकता पड़ी संरक्षण की। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर संरक्षण के तरीके, यानी कि कौन कौन से वो वेज होते हैं जिससे कि आप क्या कर सकते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स को कंजर्व कर सकते हैं या संरक्षित कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो वर्ड हमारे पास आता है दैट इज कंजर्वेशन और संरक्षण। ठीक है, क्या होता है संरक्षण? संरक्षण मीन्स किसी भी चीज को ठीक है, संरक्षण का मतलब होता है किसी भी चीज को यहाँ पर उसे सेफ रखना या उसे क्या करना, बचा करके रखना। संरक्षण का मतलब होता है कि किसी चीज को हम क्या कर रहे हैं, संरक्षित कर रहे हैं, उसे सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, जिससे कि वो बना रहे, जिससे कि वो खत्म ना हो, उसका जो अस्तित्व है वो बना रहे। बेसिकली अगर सिंपल शब्दों में मैं कहूँ तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं, वो कौन कौन से प्रयास होते हैं जिससे कि हम प्लांट्स और एनिमल्स को बचा करके रख सकते हैं, उनके अस्तित्व को हम बनाए रख सकते हैं। ठीक है, चैप्टर में हमें ये पढ़ना है। अलग अलग तरीके पढ़ने हैं, क्या क्या वेज हो सकते हैं। चैप्टर में हम संरक्षण या कंजर्वेशन को पढ़ने से पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि ऐसा क्यों है कि हमें प्लांट्स और एनिमल्स को कंजर्व करना है, एक तो सबसे पहले ये कि क्यों हमें इन्हें कंजर्व करें, क्यों संरक्षित करें हम, पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन ये है संरक्षित करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस है, समझिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन मैं लिखती हूँ यहाँ पर। हमने कहा हमें, क्वेश्चन है हमारा, हमें पादप व जंतुओं का संरक्षण क्यों करना चाहिए। इसमें क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है क्यों करें हम प्लांट्स और एनिमल्स का संरक्षण। ठीक है, ठीक है, अगर प्लांट्स नहीं बच रहे हैं, यानी कि प्लांट्स अगर समाप्त हो रहे हैं, या एनिमल्स के जो अलग अलग स्पीशीज हैं, अलग अलग जातियां अगर वो समाप्त हो रही हैं, तो हम क्यों उन्हें संरक्षण करें। जैसे कि आपने कहा ब्लू डक, आपने देखी होगी, एक डक होती थी जिसका हेड ब्लू नहीं होता था, पिंक डक। ठीक है, गुलाबी बतख जिसे हम कहते थे। तो वहां पर जो डक थी वो गुलाबी थी। तो हमने कहा कि अब वो हमें देखने को नहीं मिलती हैं। ऐसी बहुत सारी स्पीशीज हैं जो हमें देखने को नहीं मिलते हैं, पहले थे लेकिन अब नहीं है। कुछ ऐसे जंतु होते हैं जिनकी संख्या में लगातार कमी आ रही है, कुछ ऐसे कि जो समाप्त होने ही वाले हैं, सिर्फ कुछ ही नंबर है, कुछ ही संख्या में वो बचे हुए हैं। तो हमने कहा क्यों हम उन्हें संरक्षित करें। या फिर प्लांट की अलग अलग स्पीशीज होती हैं, पौधे की अलग अलग स्पीशीज होती हैं, तो ये भी क्या हो रही है, इनकी संख्या कम हो रही है या कुछ पूर्ण रूप से समाप्त हो गए हैं। हमने कहा क्यों करें हम इन्हें संरक्षित, क्यों हमें आवश्यकता है। अगर ये समाप्त हो रहे हैं, ये स्पीशीज कम हो रही हैं, समाप्त हो रही हैं, इनका नंबर कम हो रहा है, तो हम क्यों करें इन्हें संरक्षित। इसका रीजन सबसे पहला ये है। दूसरा जो क्वेश्चन हमारे पास आता है, पादप व जंतुओं के संरक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ी।
है, 2 क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस, अगर आप पढ़ेंगे तो आपको लैंग्वेज सेम लग सकती है। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि अगर प्लांट्स या एनिमल्स या कोई भी स्पीशीज, इनकी कोई भी जाति, हम सबके बाद दोनों के बारे में बात कर रहे हैं, अगर ये समाप्त हो भी रहे हैं तो होने देते हैं, हम क्यों इन्हें संरक्षित करें, क्यों हमें इन्हें संरक्षित करना चाहिए। इसका सिंपल सा मतलब है कि हम देखेंगे पादप और जंतुओं का महत्व, कि अगर ये समाप्त हो जाते हैं तो हमारे जीवन पे इसका क्या प्रभाव पड़ता है, क्यों हमें इन्हें संरक्षित करना चाहिए। सबसे पहले तो हम इसकी बात करेंगे। सेकंड क्वेश्चन आता है पादप और जंतुओं के संरक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ी, ऐसा क्यों हुआ कि प्लांट्स और एनिमल्स के जो नंबर हैं, उनकी जो संख्या है उसमें लगातार कमी आ रही है। हम देख रहे हैं कि क्यों कुछ प्लांट स्पीशीज हैं, कुछ एनिमल स्पीशीज हैं जो कि पूर्ण रूप से समाप्त हो गए हैं। ऐसा क्यों हुआ कि इनकी संख्या में कमी हुई, जिससे कि आज हमें इनके संरक्षण की आवश्यकता पड़ रही है। क्या रीजन हो सकते हैं, क्या ऐसे रीजन हैं जो नेचुरली हैं, यानी कि प्राकृतिक रूप से इनकी संख्या में कमी हो रही है, या फिर कुछ ऐसा है कि जो हमारी क्रियाओं के द्वारा, यानी कि हम कुछ एक्टिविटीज कर रहे हैं और उसका इफेक्ट पड़ रहा है प्लांट्स और एनिमल्स पे, जिससे कि उनकी संख्या में कमी हो रही है। क्या रीजन है, बेसिकली हमें रीजन समझने की इनकी संख्या में कमी क्यों हो रही है। इसी क्वेश्चन को अगर मैं कहूँ कि पादप और जंतुओं की संख्या में लगातार कमी क्यों आ रही है, ठीक है, ये तो एक सिंपल सा स्टेटमेंट है। इसी क्वेश्चन को मैंने थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने के लिए कहा, मैंने कहा पादप और जंतुओं के संरक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ी। साथ में मैंने एक और क्वेश्चन आपको दिया कि हमें पादप और जंतुओं का संरक्षण क्यों करना चाहिए। दोनों क्वेश्चन हैं, दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं, इनके आंसर अलग अलग हैं। लैंग्वेज में आप सिमिलैरिटी देख सकते हैं। एक बार दोनों क्वेश्चंस को नोट कीजिए, दोनों क्वेश्चन आपको नोट करने हैं और हम नेक्स्ट बात करेंगे सबसे पहले कि हमें पादप और जंतुओं का संरक्षण क्यों करना चाहिए। चलिए, आपने क्वेश्चन नोट कर लिया। सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम ये वाला क्वेश्चन कि हमें पादप और जंतुओं का संरक्षण क्यों करना चाहिए, और हम इसमें बात करते हैं प्लांट्स के बारे में। सबसे पहले कि प्लांट्स जो हैं हमें उन्हें क्यों बचाना चाहिए। तो हमने कहा कि हम क्यों बचा रहे किसी भी चीज को, जिससे कि हमने कहा कि इससे हमें कोई ना कोई बेनिफिट, कोई ना कोई लाभ हमें मिल रहा है, इसीलिए हम इन्हें बचा रहे हैं। तो सबसे पहले हमें समझते हैं कि पादपों का क्या महत्व है हमारे जीवन में। ऐसा क्या है कि जो हमें पादप दे रहे हैं, जो हमें प्लांट से मिल रहा है, और अगर प्लांट्स नहीं रहेंगे तो अब हमें नहीं मिलेगा। तो हम बात करेंगे महत्व के बारे में, यानी कि इम्पोर्टेंस के बारे में, प्लांट्स की क्या इम्पोर्टेंस होती है। सबसे पहली इम्पोर्टेंस अगर मैं कहूँ आपको, तो हम बात करते हैं कि हमारी जो जीवन की आवश्यकताएं होती हैं, हमने कहा कि मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं हमारी, जो फंडामेंटल रिक्वायरमेंट होती हैं, या फिर जिन्हें हम कहते हैं मूलभूत आवश्यकताएं। चलिए, ये डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा कंटेंट यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, जो हम अभी देख रहे हैं। इंट्रोडक्शन में हमने कहा संरक्षण क्या होता है, संरक्षण क्यों किया जा रहा है, संरक्षण की आवश्यकता में क्यों पड़ी है, क्या क्यों, ऐसे जो हमारे क्वेश्चन आएंगे वो यहाँ आएंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिफॉरेस्टेशन, जिसमें आप जंगलों की कटाई के बारे में बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे बायोडाइवर्सिटी, यानी कि जैव विविधता। क्या होती है जैव विविधता, अच्छी होती है या नहीं होती है, जैव विविधता हमारे लिए क्यों लाभदायक है, या हार्मफुल है तो क्यों है, हार्मफुल तो नहीं होगी, जैव विविधता हमारे लिए लाभदायक ही होती है। तो जैव विविधता से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हमारे बनेंगे उसमें हम बात करेंगे। प्रोटेक्टेड एरियाज, कुछ संरक्षित स्थान हमारे पास आते हैं, क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कैसे इन्हें क्लासिफाई किया गया है, और हम कैसे इनका चयन करते हैं, किस प्रकार से हम जीव जंतुओं को या पादपों को इनमें संरक्षित रखते हैं, क्या इनका नाम होता है। इसी में आप बात करेंगे कुछ बायोस्फीयर रिजर्व, क्या होते हैं बायोस्फीयर रिजर्व, क्या इनका महत्व हो, तो इनके बारे में बात करेंगे। रेड डाटा बुक एक ऐसी बुक है जिसमें एक डेटा हमारे पास आता है, किससे रिलेटेड आता है। एंड लास्ट में हम बात करेंगे रिफॉरेस्टेशन, यानी कि आपने कहा पुनः आप क्या कर रहे हैं, जंगलों को लगा रहे हैं या पेड़ों को लगा रहे हैं। ये हमारे कंटेंट है, ये हमारी मेन हेडिंग होती है, और इन्हीं से रिलेटेड हमें क्या करना है इस चैप्टर में पढ़ना है। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। हमने कहा कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मूलभूत आवश्यकताएं क्या हैं हमारी, जो फंडामेंटल रिक्वायरमेंट हमारी होती हैं,
हमने कहा सबसे पहले 3 है, तीनों इंपॉर्टेंट है। हमने कहा सबसे पहले हम कहते हैं ऑक्सीजन, देन वाटर, H2O, देन फूड या भोजन। ये तीनों ही क्या है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तीनों में से कोई एक भी चीज हमें नहीं मिली तो हम जीवित नहीं रह पाएंगे। इन तीनों में डिफरेंस क्या है ये ध्यान देखिए। हमने एक सीक्वेंस लिखा है, हमने कहा ऑक्सीजन के बिना हम कुछ सेकंड भी जीवित नहीं रह पाएंगे। होता है ऐसा, आप कभी सांस रोक के देखिए तो हम कुछ सेकंड के बाद ही क्या होता है, हमें हमारी जो सांस वो फूलने लगती है, आप सांस रोक के नहीं रह सकते हैं। हमने कहा पानी है तो पानी के बिना हम कुछ दिनों तक रह सकते हैं। हमने कहा 1 दिन 2 दिन कुछ दिनों तक हम बिना पानी के रह सकते हैं। फिर हम भोजन की बात करें तो हमने कहा कि कुछ और ज्यादा दिनों तक हम भोजन के बिना रह सकते हैं, 10 दिन 20 दिन, ठीक है। तो इतने दिनों तक हम भोजन के बिना रह सकते हैं। लेकिन क्या होगा कि अगर ये चीजें हमें लगातार नहीं मिली तो क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो हमने कहा कि ऑक्सीजन के बिना हम कुछ सेकंड भी नहीं रह सकते हैं, जल के बिना हम सिर्फ कुछ दिन रह पाते हैं, और भोजन के बिना भी हम कुछ दिन ही रह पाते हैं। इट मीन्स कि तीनों चीजें हमारे लिए क्या है, हमने कहा हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं। क्लियर है यहाँ पर। अगर मैं बात करूं इन मूलभूत आवश्यकताओं की, कि ये जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं इनकी प्राप्ति हमें कहाँ से होती है, कहाँ से हम इन्हें प्राप्त करते हैं। एक बार देखिए, अगर सबसे पहले ऑक्सीजन के बारे में बात की जाए, ऑक्सीजन का जो सोर्स है, ऑक्सीजन का जो स्रोत है वो क्या है, कहाँ से मिलती है हमें ऑक्सीजन। क्या पढ़ा था आपने, आपने जब छोटी क्लासेस में थे आप एक सेंटेंस पढ़ते थे कि प्लांट्स हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्लांट से हमें मिलती है ऑक्सीजन। अब आपके लिए क्वेश्चन ये है इस ऑक्सीजन का फंक्शन क्या है और प्लांट से ऑक्सीजन कैसे मिलती है। ये आपका क्या होगा, यहाँ पे क्वेश्चन होना चाहिए। ये आपने नोट कर लिया होगा, मूलभूत आवश्यकताएं तीनों के बारे में नोट करेंगे और हम डिस्कस कर रहे हैं ऑक्सीजन को। सबसे पहले तो ये देखना है, हमने बोला ये जो ऑक्सीजन हमें मिलती है ये मिलती है प्लांट से। प्लांट से कैसे मिलती है, प्लांट में एक प्रक्रिया होती है जिसे हमने फोटोसिंथेसिस कहा है, जो कि आप प्रीवियस जो क्लासेस हैं उसमें पढ़ चुके हैं। फोटोसिंथेसिस क्या होती है, क्या है फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण। फोटोसिंथेसिस में आपने कहा कुछ चीजें जैसे कि सनलाइट या सूर्य का प्रकाश, ठीक है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O, प्लस क्लोरोफिल, ये सभी मिल करके बनाते हैं ग्लूकोज, और ये मिलके बनाते हैं ऑक्सीजन। ठीक है, हमने कहा फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है। अब क्योंकि आपने ये पूरी प्रोसेस पढ़ी है, प्रीवियस क्लासेस में हमने फोटोसिंथेसिस को पढ़ा है, फोटोसिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल या कच्ची सामग्री ये सारी होती थी। हमने कहा फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज बना, इसके साथ साथ ऑक्सीजन बनी। ये जो ऑक्सीजन है ये पौधे के काम की नहीं होती है उस टाइम पे, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के टाइम पे जो ऑक्सीजन है वो पौधे से बाहर निकलती है। अब हमने कहा फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है, लीफ में होती है। ये लीफ है, और लीफ में आपने कहा छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं। ये है छिद्र, जिन्हें हम स्टोमेटा या छिद्र कहते हैं। आपने कहा जब छिद्र बंद होंगे तो कोई चीज बाहर से अंदर, अंदर से बाहर नहीं आएगी, लेकिन जब छिद्र ओपन होंगे या स्टोमेटा ओपन होंगे तो ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है हमारे वायुमंडल में। अब आप कहाँ से ऑक्सीजन को ले रहे हैं, आपने कहा हमारे जो वातावरण में है वहीं से हम क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन को ले रहे हैं। लेकिन हमारे वातावरण में ऑक्सीजन कहाँ से आई है, पौधे से आई है। पौधे में कहाँ से आई है, जब फोटोसिंथेसिस की क्रिया हुई तब यहाँ पर क्या हुआ, ऑक्सीजन का फॉर्मेशन हुआ। ये तो आपने समझा कि किस प्रकार से ऑक्सीजन हमें पौधे से मिलती है, इतनी बात क्लियर है। अब ये है कि इस ऑक्सीजन की हमें आवश्यकता क्यों है, क्या काम करती है ऑक्सीजन हमारे शरीर में।
आपने कहा ये ऑक्सीजन जब हमारी बॉडी में एंटर होती है तो हमें मिलती है एनर्जी या ऊर्जा। हमें क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। अगर मैं आपसे पूछूं ऊर्जा किसे कहते हैं, मैंने कहा कार्य करने की जो क्षमता होती है, जो किसी भी काम को परफॉर्म करने के लिए जो एबिलिटी हमें होती है, उसे हम क्या कहते हैं? यहाँ पे एनर्जी कहते हैं। तो अगर मैं कहूँ कि ऊर्जा क्या है, ऊर्जा ऊर्जा क्या है? कार्य करने की क्षमता। यानी कि आप कुछ भी कर रहे हैं, आप कुछ काम कर रहे हैं, आप बैठे हैं, आप चल रहे हैं, आप सो रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, आपको ऊर्जा चाहिए, आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है 24 घंटे। ठीक है। अब ये जो एनर्जी हमें मिलती है, ये एनर्जी हमें मिलती है कहाँ से? हमने कहा भोजन से मिलेगी। लेकिन भोजन से हमें ऊर्जा कैसे मिलेगी? जब इस भोजन को हम क्या कहते हैं? ग्लूकोज कहते हैं। अगर मैं इसे भोजन ना लिख करके ग्लूकोज कहूँ, जैसे आपने खाना खाया, खाना जब खाए तो खाने का पाचन भी होता है। ठीक है। खाने का जब पाचन होता है तो वो पाचित भोजन हमारे रक्त में जाएगा। जब रक्त में जाएगा तो रक्त से जाता है हमारी हर एक कोशिका में, हर एक सेल में जाएगा, और वहां पर आपने कहा ये ग्लूकोज के फॉर्म में जाएगा। तो इस ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन जब ऐड होती है तब हमें ऊर्जा मिलती है। जब ग्लूकोज के साथ क्या होगी, यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो ऐड होगी, तभी हमें एनर्जी मिलेगी, और जब हमें एनर्जी मिलेगी तभी हम किसी भी प्रकार का कार्य यहाँ पर कर सकते हैं। इतनी बातें क्लियर है? हमने यहाँ पे दो चीजें समझी हैं। कौन कौन सी? हमने समझा है कि ऑक्सीजन जो है वो प्लांट से हमें कैसे मिलती है, और ऑक्सीजन हमारे शरीर में क्या काम कर रही है। अब एक भी सेकेंड अगर आप हमारी बॉडी में ऑक्सीजन नहीं जाता है तो हमें ऊर्जा नहीं मिलेगी, और अगर हमें ऊर्जा नहीं मिलेगी तो हम जीवित नहीं रह सकते हैं। तो सबसे पहला जो महत्व है पौधे का, प्लांट का, वो क्या है कि पौधे से हमें क्या मिली? ऊर्जा मिली। पौधे से हमें क्या मिली? ऑक्सीजन मिली, जो कि हमें क्या करती है? ऊर्जा प्राप्त करने में मदद करती है। पहली मूलभूत आवश्यकता आपकी कहाँ से पूरी हुई? प्लांट से पूरी हुई। दूसरा हम बात करते हैं अगर वाटर के बारे में, जल के बारे में। तो जल चक्र आपने पढ़ा है, क्या होता है जल चक्र? आपने कहा ये है जल निकाय। ठीक है। यहाँ पर हमारे पास आते हैं प्लांट्स। ये जल निकाय है, ये आते हैं प्लांट्स। यहाँ पर हमने कहा ये है सन। अब सन रेज क्या होती हैं? जल निकाय पे पड़ेगी, और सन रेज कहाँ पड़ेगी? प्लांट्स में भी पड़ेगी। दोनों में पड़ेगी। फिर क्या होता है? आपने कहा आपने ये सारी चीजें भी जब हमने पढ़ा था कि यहाँ पर तीन स्टेज होती हैं। किसकी? पानी की। तीन स्टेट होती है पानी की। लिक्विड हमने कहा गैस है, और हमने कहा वेपर है। तीन स्टेट होती है यहाँ पर लिक्विड की या पानी की आप कहिए, और तीनों स्टेट में हमने कहा कि एक साइकिल चलती है, जिससे कि पानी जो है वो एक रूप से, एक अवस्था से या एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज होता है। अब ये लिक्विड फॉर्म में है, पानी कैसा है? तरल रूप में है। जब यहाँ पर सूर्य की रोशनी पड़ती है तो पानी जो है वो गर्म हो जाता है। गर्म जब हो जाता है तो ये क्या बन जाता है? भाप बनने लगता है। क्या बनेगा? ये भाप बनेगा, जिसे आप क्या कहते हैं? वाष्प कहते हैं। तो जो लिक्विड है वो तरल रूप है, जो भाप है वो पानी का गैसीय रूप है, जिसे हम इस प्रकार से लिखते हैं। यहाँ पर जो पानी है वो लिक्विड है, एल। इस प्रकार से हम कोष्टक में स्टेट बताते हैं, अवस्था बताते हैं। जैसे केमिस्ट्री में जब आप पढ़ते होंगे तब हम क्या लिखते हैं? जैसे कि मैं, अगर आपने लिखा कार्बन डाइऑक्साइड तो आप जी लिखते हैं ब्रैकेट में। जी इंडिकेट करते हैं कि ये गैस है। इसी प्रकार से कोई सॉलिड होगी तो उसके लिए आप एस लिखते हैं, और कोई लिक्विड होगा तो उसके लिए आप क्या लिखेंगे? एल लिखेंगे। ठीक है। हमने कहा पानी कैसा था? तरल अवस्था में था। जब सूर्य की रोशनी पड़ी तो ये जो है पानी वो भाप बनकर ऊपर उठ जाता है। फिर दूसरा क्या हुआ? पौधों में भी क्योंकि पानी होता है, पौधे की जड़ें जो होती हैं वो पानी को अवशोषित करती हैं, तो पौधों में भी क्या होता है? यहाँ पे पानी होता है। पौधे में जब क्या पड़ी? सूर्य की रोशनी पड़ी, तो यहाँ पर भी क्या होता है? जो पानी है वो वाष्प के रूप में कहाँ उड़ने लगता है? वायुमंडल में उड़ने लगता है। ध्यान रखिए, इसे वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, और इसे वाष्पीकरण कहते हैं। ठीक है। इसे इवेपोरेशन कहेंगे और इसे ट्रांसपिरेशन कहेंगे। दोनों में डिफरेंस जो है वो इतना है
कि ये जो वाष्पीकरण हो रहा है या फिर आपने कहा जो इवेपोरेशन हो रहा है वो जल निकाय में है, चाहे वो नदी है, वो तालाब है, वो पॉन्ड है, वो समुद्र है, वो गीले कपड़े हैं, तो इनमें क्या होता है, जो पानी है वो तरल रूप से जब गैसीय रूप में बदलेगा तो इसे हम वाष्पीकरण कहते हैं। तो वाष्पोसर्जन या ट्रांसपिरेशन दोनों एक ही है। हमने कहा तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें भी सेम प्रोसेस है कि पानी लिक्विड फॉर्म से गैसीय फॉर्म में आ रही है, लेकिन ये प्रक्रिया पौधों में होती है। ये किसमें होती है, यहाँ पे प्लांट में। ठीक है, अब जो पानी है वो गैसीय फॉर्म में आ गया। अब धीरे धीरे क्या होता है, जैसे जैसे जो यहाँ पे वाटर वेपर है या जो जल वाष्प है वो ऊपर जाती है, वैसे वैसे जल वाष्प जमने लगती है। और जब ये जमने लगती है तो आपने कहा ये यहाँ पे क्या करती है, क्लाउड यानी कि बादलों का निर्माण करती है। ठीक है, बादलों का जब निर्माण होता है तो बादलों में आपस में घर्षण हुआ। ठीक है, आपस में जब घर्षण हुआ तो आपने कहा कि अब जो पानी है वो वर्षा के रूप में नीचे आने लगता है। चलिए एक साइकिल के रूप में ही दिखाते हैं। ये हमारी वाटर साइकिल है। आपने कहा कि पानी जो है वो पृथ्वी से कहाँ गया, वायुमंडल में गया, और वायुमंडल से फिर से कहाँ आया, पृथ्वी पे आया। एक साइकिल है। अब इस वाटर साइकिल में आप देख रहे हैं कि जो पेड़ पौधे हैं वो भी भूमिका निभा रहे हैं। पेड़ पौधों से भी तो जो पानी, जो यहाँ पे पानी है तरल रूप से वाष्पीय रूप में गया। आपने कहा जो जल है, यहाँ पर जल हमें कैसे मिलता है, अगर मैं कहूँ कि पानी का जो स्रोत है, प्राकृतिक स्रोत, वो क्या है। आपने कहा पानी का प्राकृतिक स्रोत एक तो होता है वर्षा का पानी और एक होता है भूमिगत जल। लेकिन भूमिगत जल भी तभी वहां पर आएगा जब वर्षा होगी। सोचिए अगर बारिश ही नहीं होती तो क्या होता, जो पानी है वो धीरे धीरे करके सूखता चला जाता। तो बारिश हो रही है इसीलिए क्या है, रीफिल हो रहे हैं, चाहे वो हमारे समुद्र हैं, वो हमारी नदियां हैं, हमारे तालाब हैं, या कुएं हैं, या भूमिगत जल है जो अंडरग्राउंड वाटर होता है। जैसे हैंडपंप से आप पानी निकालते हैं, क्या होता है, अंडरग्राउंड वाटर होता है। तो ये चार्ज हो रहा है, कैसे चार्ज हुआ, आपने कहा जब बारिश हो रही है तो ये चार्ज होता है। जैसे गर्मियों के टाइम पे बारिश कम होती है, आप देखते हैं कि जो नदियों में जो पानी का स्तर होता है या तालाबों में पानी का स्तर है वो कम हो जाता है। फिर बरसात का सीजन आया, रेनी सीजन में फिर बहुत बरसात हुई, और उससे क्या होता है, वो जो जो भी जल निकाय है, जल निकाय का मतलब जो वाटर बॉडीज होती है जहाँ पे पानी पाया जा रहा है, समुद्र है, नदी है, तालाब है, जो भी है, भूमिगत जल है, ये सब रिचार्ज होते हैं। रिचार्ज का मतलब कि जितना पानी कम हुआ था अब और पानी उसमें आ गया है, और वो क्या है, उनकी जो यहाँ पे आपने कहा जो मात्रा है पानी की वो बढ़ गई है। तो इससे क्या हुआ कि जो पानी की जो मात्रा है वो यहाँ पर निरंतर रूप से पृथ्वी पर बनी हुई है। इसमें आपने कहा प्लांट्स भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि प्लांट से हमें क्या मिला, वाटर भी मिलता है, मिला वाटर हमें। ठीक है, दूसरी मूलभूत आवश्यकता आपको कहाँ से मिल रही है, पौधे से मिल रही है। अब बात करते हैं तीसरी मूलभूत आवश्यकता के बारे में। क्या है तीसरी मूलभूत आवश्यकता, क्या हमने कही थी। हमने बोला था फूड। बताइए भोजन हमें कहाँ से मिलता है, अगर मैं कहूँ जो भी भोजन आप खाते हैं, आपने सुबह से जो भी भोजन खाया और रात तक आप देखिए आपको भोजन कहाँ से मिला। आपने चाहे दाल सब्जी खाई, चाहे आपने यहाँ पे क्या की चावल खाए, सब्जियां खाए, फल खाए, आपने ये जो सारी चीजें खाई हैं ये आपको कहाँ से मिलता है, सोचिए। हमने कहा जब हम देखते हैं कि हमारे भोजन का जो मुख्य स्रोत है वो होता है प्लांट, होता है प्लांट। दालें कहाँ से मिलती है, प्लांट से। ठीक है, हमने कहा अनाज कहाँ से मिलता है, प्लांट से। हमने कहा फल कहाँ से मिलते हैं, प्लांट से। सब्जियां कहाँ से मिलती हैं, प्लांट से। तो ये जो भी भोजन हम अपने दिनचर्या में हम शामिल करते हैं, हम खाते हैं, ये हमें सारा कहाँ से मिलता है, प्लांट से मिलता है। तो हमने क्या बोला, तीनों मूलभूत आवश्यकताएं हमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहाँ से मिल रही है, प्लांट से मिल रही है। ऑक्सीजन के लिए पूर्ण रूप से हम पौधे पे निर्भर हैं, और फूड के लिए भी हम पूर्ण रूप से पौधे पे निर्भर हैं। पानी के लिए आपने कहा जो जल चक्र है, यहाँ पे जो वाटर साइकिल है उसे भी मेंटेन करने में प्लांट्स क्या करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि तीनों मूलभूत आवश्यकताएं हमें पौधे से मिली। पौधा यानी कि हम प्लांट्स के बारे में, पादपों के बारे में बात कर रहे हैं।
अब उसमें ऐसा नहीं है कि हम पौधे, वृक्ष या पेड़, हम इनके बारे में अलग अलग बात कर रहे हैं। पादप की अगर हम बात करें तो उसमें सारे ही पादप आ जाते हैं, जितने भी प्लांट्स हैं, वो छोटे प्लांट्स हो सकते हैं, वो बड़े ट्री हो सकते हैं, वो ग्रासेस हो सकती हैं, सभी। तो हमने कहा कि हमारी जीवन की जो तीनों मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो हमें मिलती हैं पौधे से, प्लांट से। और अगर प्लांट्स नहीं रहेंगे तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, ठीक है, पहली चीज, जिसके बिना हम सरवाइव नहीं कर सकते हैं। वाटर साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगी और भोजन हमें नहीं मिलेगा। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट हमारे पास क्या आते हैं, रीजन आते हैं कि हमें प्लांट्स को बचा के रखना है। लेकिन इनके अलावा भी और भी चीजें हैं जो कि हमें क्या करती हैं, प्लांट से मिलती हैं। यानी कि प्लांट से हमें सिर्फ ऑक्सीजन, वाटर और फूड नहीं मिलता है, इसके अलावा और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि हमें पौधे से मिलती हैं। आपके लिए होमवर्क में क्या है कि और क्या चीजें हो सकती हैं इनके अलावा जो कि हमें पौधे से मिलती हैं। देखिए, पौधे की जो इम्पोर्टेंस है या प्लांट्स का जो महत्व, पौधे की जो इम्पोर्टेंस है या महत्व है, वो हम इन तीन चीजों से समझ सकते हैं, क्योंकि हम इनके बिना जीवित नहीं रह सकते। प्लांट्स नहीं है तो ये तीनों चीजें हमें नहीं मिल रही हैं, और अगर ये तीनों चीजें हमें नहीं मिली तो आपने कहा जो जीव है वो यहाँ पर जीवित नहीं रह सकते हैं। तो अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पौधों को संरक्षित करना पड़ेगा, पौधों को बचाना पड़ेगा, और अधिक मात्रा में हमें पेड़ों को लगाना पड़ेगा। ये तो हमें क्लियर है। लेकिन अगर मैं बेसिक सा क्वेश्चन आपसे कहूँ कि बताइए पौधे से हमें क्या क्या मिलता है, पौधे से हमें क्या क्या उत्पाद मिलता है, तो एक बार आप घर जाएंगे, अपने बड़ों से पूछेंगे, पढ़ेंगे अपने चैप्टर में, और भी जो चीजें हैं जो कि हमें प्लांट से मिलती हैं उसके बारे में आप लिख के लेके आएंगे। एक बार अपना जो होमवर्क है उसे आप लोग नोट कर लेंगे। चलिए, तो अपना होमवर्क आप नोट कर लीजिए और ये इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग घर से करके लेके आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।